बहुत स्वागत आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पीएचईडी में फर्जी वेतनमान घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। करोड़ों के गबन का मामला सामने आ रहा है। फर्जी कर्मचारियों के नाम से करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। फर्जी वेतनमान घोटालेबाज अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो घोटाले के मास्टरमाइंड एक्सीएन नरेंद्र कुमार वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एएन विजय पारिक, एईएन रजनीश बैरवा, कनिष्ठ सहायक दीपक कुमार, वरिष्ठ सहायक ज्ञानचंद मीणा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। तो घोटाले में लिप्त पीएचईडी के तकरीबन 1 दर्जन कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। पंप चालक, मीटर निरीक्षक, सहायक और अन्य पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। फर्जी वेतनमान घोटाले में 17/2024 नंबर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसीबी पुलिस अधीक्षक विष्णा राम पूरे घोटाले की जांच में जुटे हुए हैं। तो फर्जी वेतनमान घोटाले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी के पुलिस अधीक्षक विष्णा राम पूरे घोटाले की जांच कर रहे हैं और कईयों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, एफआईआर दर्ज की गई है कई लोगों पर। बिल्कुल, देखिए ये जलदाय विभाग का अब तक का सबसे बड़ा जो फर्जी वेतनमान का घोटाला था। इसमें करोड़ों रुपए का जो गबन फर्जी सरकारी कर्मचारी बनाए गए बाकायदा और उनके नाम से कई सालों तक भुगतान उठाया गया। लेकिन जब इसकी पूरे मामले की जांच हुई, साथ ही जो कर्मचारी हैं उनके नाम पर बड़े बड़े ट्यूर और उनकी विजिट दिखाई गई और उसके नाम पर भी बड़ा पैसा उठाया गया था। ये मामला करोड़ों का है। तो चूंकि जो भ्रष्टाचार करने वाले जो अधिकारी थे, नरेंद्र कुमार वर्मा जो अधिशासी तत्कालीन अधिशासी अभियंता थे और अभी भी हैं विभाग में, इसके अलावा सहायक कई लोग इसमें शामिल थे। और जिन कर्मचारियों के नाम पर ये पैसा उठाया गया था वो कर्मचारी उनके खिलाफ अब एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी अब तक इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल ने जिस तरीके से कहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है, उसी तर्ज पर आज जब डीजी एसीबी राजीव शर्मा ने चार्ज लिया है तो इसमें अब एफआईआर दर्ज हुई है। और निश्चित ही अब इसमें जो घोटालेबाज हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए सरकार का अपने खातों में ट्रांसफर किया, फर्जी बिल बना करके भुगतान उठाया, फर्जी वेतनमान के जरिए पैसा उठाया, उनकी अब गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल राकेश, जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का भी खुलासा हो सकता है। राकेश, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या उनसे पूछताछ से जुड़ी कोई अपडेट सामने आ रही? कब तक पूछताछ की जाएगी? कोई समन भेजा गया उन्हें? हाँ बिल्कुल, देखिए इस मामले में एसीबी ने अब चूंकि तमाम साक्ष्य इसके ले लिए हैं जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से और अब इनको तलब किया जाएगा। साथ ही जो साक्ष्य हैं चूंकि इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, कई जगह जब इनसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ये प्रमाणित पाया गया था कि बहुत बड़ा गबन फर्जी वेतनमान के नाम पर किया गया है। और इस घोटाले में जो लिप्त अधिकारी थे, चूंकि रसूख के चलते इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, अब चूंकि सत्ता बदली है, सरकार बदली है और अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हुआ है, तो अब इनको बुलाया जाएगा। इनको एसीबी के साथ साथ जो दूसरी एजेंसियां हैं वो गिरफ्त में ले सकती हैं क्योंकि सरकारी पैसा है, सरकारी खजाने में से पैसा लूटा गया है। और अब इनके खिलाफ जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं, क्योंकि अभी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, विभागीय जांच में भी इनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। बिल्कुल, कार्रवाई होना तय है। राकेश, कई बड़े अधिकारियों के नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। राकेश, जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ा वादा किया था विधानसभा चुनाव के दौरान कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा करके सीधा करेंगे, साफ तौर पर मैसेज, भ्रष्टाचारी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा अब। हाँ बिल्कुल, देखिए इस मामले में 2018 में जलदाय विभाग ने शिकायत दी थी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था, रसूखदार लोग थे। और अब चूंकि 2024 में जैसे ही सत्ता बदली, सत्ता बदलने के बाद अब इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज राज्य सरकार ने उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिया है जो घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से वो बच निकल जाते थे। लेकिन अब चूंकि एसीबी ने एफआईआर दर्ज की
हुई है और उनके खिलाफ जांच हुई है, तो निश्चित ही एसीबी का जो कार्यप्रणाली है वो उसमें काफी पारदर्शिता है और इनके खिलाफ अब एक सख्त एक्शन की उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल सख्त एक्शन की उम्मीद और जल्द ही गिरफ्तारी की भी आशंका राकेश, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है और बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी राजस्थान में कई मामलों को लेकर जांच किया है। आप नजर बनाए रखिएगा राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आज का दिन झारखंड के इतिहास में दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि जमीन घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। अब कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम होंगे। ईडी ने आज तकरीबन 7 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ईडी के किसी भी सवाल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसे लेकर ईडी ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की और खबर यह है कि वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी सूचना झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त को आपको बता रहे हैं। जमीन घोटाले से जुड़ी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ज्ञानवापी विवाद में आज हिंदू पक्ष के लिए सबसे बड़ा दिन रहा, क्योंकि वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेटिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने के भी आदेश दिए हैं। ऐसे में आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि ज्ञानवापी केस में अब तक क्या क्या हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष ने उस कानूनी लड़ाई को जीत लिया है जिसका 1993 से इंतजार था। कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। इस संबंध में कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया है। साथ ही कहा है कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं। दरअसल ज्ञानवापी के दक्षिण में व्यास जी तहखाना है। 1993 से व्यास जी तहखाने में पूजा बंद थी। हिंदू पक्ष को अब कोर्ट से पूजा का अधिकार मिल चुका है। कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष ने कहा कि काशी अब बम बम बोल रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है। बैरिकेडिंग हटा के वहाँ से नया रास्ता बनाया जाएगा। बैरिकेडिंग को काट के नंदी के ठीक सामने वहाँ से रास्ता बनाया जा सकता है, जिससे वहाँ पूजा पाठ शुरू। अब ये मामला जो है उससे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है। हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। दरअसल साल 1992 तक व्यास जी तहखाने में नियमित तौर पर पूजा होती थी। फिर 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यहाँ सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद नंदी के सामने से व्यास जी तहखाने में जाने का रास्ता बनाया जाएगा। इस संबंध में कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच हिंदू पक्ष ने साफ किया कि भगवान की पूजा का अधिकार मिला है, वहाँ भगवान शिव की पूजा अब संभव होगी। मुझे लगता है कि यह हमारी पहली जीत है। यह हमारी पहली जीत है। मैं बहुत वर्षों से कहता हुआ आ रहा हूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे आराध्य भगवान शिव ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है। आज वो सिद्ध हुआ। ज्ञानवापी का विवाद 355 साल से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को 1669 में ध्वस्त किया गया, फिर मंदिर के पिलर और ढांचे पर मस्जिद बनाई गई। इसी मामले में 33 साल से मुकदमेबाजी भी चल रही है।
और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बाद वो तस्वीर भी साफ हो गई है, जिसका इंतजार शिव भक्त कई सालों से कर रहे थे। अब इंतजार पूजा के बाद कोर्ट के फाइनल फैसले का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे, सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वालों को खासी उम्मीदें हैं, जिसमें टैक्स छूट से लेकर रोजगार तक की सौगात शामिल है। इस रिपोर्ट में देखिए। और करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। सहकारिता उप रजिस्ट्रार के मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जालौर केंद्रीय सहकारी बैंक में गबन के मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। इस मामले को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है और रजिस्ट्रार के मीणा को सस्पेंड किया गया है। यह बड़ी सूचना। सहकारिता उप रजिस्ट्रार के मीणा हैं, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। जालौर सीबी में एमडी के पद पर के मीणा तैनात थे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार भजनलाल सरकार सख्त है और कई बड़े फैसले और बड़े एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। और इसी क्रम में एक और भ्रष्टाचारी पर एक्शन लेते हुए भ्रष्टाचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सीसीबी जालौर में गबन के मामले में उप रजिस्ट्रार पर गाज गिरी है, जहां पर बड़ा फैसला लेते हुए उप रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया है। अपने बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों के खातों में सरकारी पैसा जमा कराने के आरोप हैं। विभागीय जांच के मीना और उसके परिजन लिप्त भी मिले। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार डक के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो सहकारिता मंत्री गौतम कुमार डक के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर उप रजिस्ट्रार के मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। जालौर सीबी में एमडी के पद पर भी के मीणा तैनात थे, जिनके सस्पेंशन के ऑर्डर दे दिए गए हैं। जालौर में गबन के मामले में उप रजिस्ट्रार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वादा किया गया था बीजेपी की ओर से कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जाएगा, और कुछ इसी क्रम में लगातार सरकार आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, जब एक एक कर कई भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। तो सहकारिता उप रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जालौर केंद्रीय सहकारिता बैंक के गबन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बैंक के गबन के मामले को लेकर सस्पेंशन के ऑर्डर दिए गए हैं। विभागीय जांच में के मीणा और उसके परिजन भी लिप्त मिले हैं। सरकारी पैसे को निजी खाते में ट्रांसफर किया गया। अपने बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों के खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। बैंक में गबन मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। के मीणा को सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें दोषी पाया गया जांच में, और इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो जालौर केंद्रीय सहकारिता बैंक में गबन किया गया, इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच की गई, और जैसा कि बीजेपी ने वादा किया था उस वादे को पूरे करते हुए लगातार बीजेपी की ओर से एक्शन भी लिया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और एक और महाभ्रष्टाचारी को सस्पेंड कर दिया गया। साफ तौर पर सख्त मैसेज सभी भ्रष्टाचारियों को लगातार मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार करोगे तो बख्शा नहीं जाएगा, और भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसी क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जब सहकारिता उप रजिस्ट्रार के मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एक और बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचारी पर। हाँ बिल्कुल, देखिए जो ये के मीणा उप रजिस्ट्रार है और इसको जालौर जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उसमें ये एमडी के पद पर पदस्थ था और अपने बेटे को वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगाया, जबकि सरकारी विभाग के नियमों में साफ है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने करीबी रिश्तेदार को किसी पद पर नहीं लगा सकता। लेकिन इसने चूंकि इस घोटाले को और इस गबन को अंजाम देना था, तो सीसीबी का जो पैसा था वो गलत तरीके से अपने बेटे के जरिए अपने परिजनों के खातों में डाला, और ये राशि बहुत बड़ी राशि थी। इस मामले को चूंकि ये पहले दबाया जा रहा था, अब जब सरकार के संज्ञान में आया है तो सरकार ने इस पर एक्शन लिया है, इसको तुरंत प्रभाव से जो है सस्पेंड किया है। साथ ही अब जो विभागीय नियम है उनके अनुसार इस पर कार्रवाई होना तय है। राकेश, चूंकि सरकारी पैसों को निजी खाते में ट्रांसफर किया गया, जिसमें आरोपी का बेटा और कुछ रिश्तेदार भी शामिल हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए चूंकि एसीबी भी इस मामले में जो एफआईआर दर्ज कर सकती है, चूंकि ये पद के दुरुपयोग के साथ सरकारी पैसे के गबन का मामला है और एक बड़ा भ्रष्टाचार भी है। और ये पैसा कितना गया है, क्योंकि उप रजिस्ट्रार जो के मीणा है अब से पहले भी कई जगह कार्यरत रहे हैं और वहां भी इस तरह के कारनामे की शिकायत इनकी मिली थी। अब चूंकि
इस मामले में इनको सस्पेंड किया गया है और सरकार ने जांच में गंभीरता दिखाई है। ऐसे में इनके जो पुराने मामले हैं वो भी उजागर हो सकते हैं और इनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई जो है सरकार कर सकती है। बिल्कुल राकेश, पुराने मामलों को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी और जब जांच की जाएगी तो कई और खुलासे भी संभव है, यानी कि राकेश अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है के मीणा पर। बिल्कुल, गिरफ्तारी के साथ साथ जो राशि गबन की गई है उसकी वसूली भी सरकार कर सकती है। इनकी जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क करने का भी नियमों में प्रावधान है, क्योंकि जो राशि विभागीय जांच में प्रूव हो गई है, क्योंकि इनके बेटे को इन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से पद का दुरुपयोग करते हुए लगाया था, फिर ऊपर से गबन भी किया है, तो दो आरोप इनके ऊपर लगे हैं और जो जांचें खुलेंगी। ठीक है राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब एक नजर प्राइम 25 पर।